आज यदि तैयारी नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दीजिए। माननीय जवाब दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव तस्करी से जुड़े जितने कानून हैं उसमें हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण अधिनियम है, जिसमें किसी महिला अथवा बाहर से काम काज में लाते हैं उनका या अनैतिक व्यापार का, उन सब चीज़ के ऊपर हम लोग लागू करते हैं और उसके अनुसार हम लोग कार्यवाही करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा और बहुत ऐसा विषय मैं शुरू कर रहा हूँ जहाँ से इसके मेरे प्रश्न की मूल आत्मा वही है कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार मंत्री जी आप उसकी परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं, तो परिभाषा के आगे की कार्रवाई क्या बताएंगे? किसी व्यक्ति को बलपूर्वक डराकर, धोखा देकर, हिंसा और अन्य तरीके से भर्ती, तस्करी, बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इससे पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी आदि कार्य पीड़ित इच्छा स्पष्ट रूप से एक लाइन की परिभाषा है, जिस परिभाषा के अनुसार हमें कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा छोटा प्रश्न, स्टेट लेवल की ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी की आज तक कितनी बैठक पूरे प्रदेश में हुई है? मॉनिटरिंग यदि 8 जिला आपने गठित किया है, कब कब स्टेट लेवल, और वो कौन अधिकारी है? एडीजी स्तर का है, डीजी स्तर का है, आईजी लेवल का है, उसका नाम और उसका नोटिफिकेशन बता दें। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मानव तस्करी की जो बात आपने कही है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सामान्य कार्य की, उसके विषय में मैं जानकारी दे दूं, है मेरे पास जानकारी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के जो सामान्य कार्य हैं जिसके विषय में आपने कहा, गुम बच्चों के ऐसे प्रकरण जो अपराध दर्ज होने के 120 दिन पश्चात ही बरामद नहीं किए जा सकते हों, उन प्रकरणों में गुम बच्चों को मानव तस्करी पीड़ित होने की अवधारणा पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेल से अग्रिम विवेचना किया जाना है। यह इकाई मानव दुर्व्यापार से संबंधित सभी अपराध और शिकायतों के निराकरण में कार्यवाही सुनिश्चित करती है। सभी संबंधित विभाग जैसे पुलिस, अभियोजन, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, श्रम विभाग, जिला बाल विकास, पंचायत सभी के सामंजस्य करके इसमें काम किया जाता है। और कंपोजिशन पूछूंगा स्टेट लेवल का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपोजिशन बताएंगे। अभी तो मैं बड़ा छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ कि स्टेट लेवल में मॉनिटरिंग ब्यूरो होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने 8 जगह 8 जिलों में कमेटी बनाई है, उसका कब कब स्टेट लेवल की कमेटी की बैठक हुई है और जिले की मॉनिटरिंग कब किया है, कौन अधिकारी नोटिफाई हुआ है? मैं तो स्पेसिफिक प्रश्न कर रहा हूँ, मैं परिभाषा में तो बाद में आऊँगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर जो कमेटी है उसके डीआईजी होते हैं और पुलिस मुख्यालय में और सीआईडी शाखा में है, जो इसके लिए आपने अधिकृत नोटिफिकेशन जाना चाहता हूँ। डीजी है कि एडीजी है, पहले उसको क्लियर कर लें। डीआईजी है, पहले उसको क्लियर कर लें और नोटिफिकेशन कब हुआ है ये बताएं। नोटिफिकेशन की तारीख मैं उपलब्ध करा दूंगा। गलत जानकारी दी गई है विधानसभा के अंदर, और ये गलत जानकारी दी है। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में इन्होंने अपने उत्तर में ये बताया अध्यक्ष महोदय कि ये 29 जिलों में 2018 में 52 केस, 19 में 19 केस और 2020 में 27 केस दर्ज किए गए। इनके जवाब में है, और उस जवाब का आप देख लीजिए, कवर्धा पहुंच जाइए, कवर्धा के कालम में देखिए 000, 17 में, 18 में, 19 में कोई मामला दर्ज नहीं हुए। जब कोई मामला दर्ज नहीं हुए, ये इनके जवाब में आता है। अब मैं इसी में एक प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, क्या राजनांद कवर्धा जिले के माया अय्याम, उसके पिता का नाम राम अय्याम, उसके पिता ने एफआईआर दर्ज किया, उसकी बच्ची 13 साल की है, उसकी गुमशुदा का एफआईआर होता है, मामला दर्ज होता है, उसके
गिरफ्तार किया जाता है। बच्ची यहाँ से आंध्र प्रदेश बेंगलुरु में उस बच्ची को लाया जाता है। जॉन्सिस और सरस्वती को गिरफ्तार किया जाता है, चालान होता है। इतनी घटना हो गई। ये सब मैं परिभाषा इसलिए पूछ रहा था कि बलपूर्वक ले जाकर उसकी इच्छा के विपरीत काम कराने का अपराध जब होता है, ये अपराध दर्ज हुआ कवर्धा के थाने में। दर्ज होने के बाद इनके इंफॉर्मेशन में या तो मंत्री जी को गलत जानकारी दी गई, इसका संशोधित जवाब दिया जाए, या इस पूरे डिटेल केस की जानकारी हो जाए। अभी मैं पहले नंबर के केस में ही आया हूँ। इस केस में मानव तस्करी का मामला है, एफआईआर दर्ज हुआ, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ये पुलिस बता रही है, ये मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है, इनके पास भी जानकारी है। फिर कैसे इस प्रश्न के उत्तर के जवाब में ये दिखाया जाता है कि 000, यानी उसको आप उस केस को मानव तस्करी का मानते ही नहीं, या उस मामले को आपने छोड़ दिया है। ऐसे ही पूरे प्रदेश की हालात हैं। प्रदेश में जसपुर से लेकर, आप तो बहुत अच्छे से जानते, हजारों बेटियों को ले जाया जा रहा है अलग अलग एजेंसी के माध्यम से। इसका जवाब मैं चाहता हूं कि कवर्धा में क्या इस केस को आपने दर्ज नहीं किया? आप इसको मानव तस्करी मानते नहीं मानते तो इसको स्वीकार करना चाहिए, स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद मैं दूसरे केस में आऊंगा। जो जानकारी विभाग से आई है हमारे, वो मैं आपके सामने यहाँ विधानसभा में प्रस्तुत किया हूँ। पर जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अगर कवर्धा का जो प्रकरण का उल्लेख कर रहे हैं तो मैं निश्चित तौर पर जानकारी ले लूंगा और सदन के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये इतना गंभीर मामला है कि जानकारी देकर टालूंगा या ये नहीं हो सकता, ये सदन के सामने आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये टालने का विषय नहीं। एक मिनट डॉक्टर रमन सिंह, एक क्वेश्चन। मतलब मूल प्रश्नकर्ता इतना कमजोर समझते हो कि आप लोग अपना प्रश्न नहीं कर सकते? अभी आ रही तुम्हारी बारी, आपकी बारी आ रही है, अभी थोड़ी देर रुकिए, धैर्य रखिए। अरे भाई, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आप लोगों की जरूरत नहीं है, पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। अभी आ रहे हैं, अभी 4 नंबर में, 4 नंबर में करके आ जाओ। उनके क्षमता के बारे में आप लोग प्रश्न शर्मा जी, लगा रहे हो, ठीक नहीं है। शर्मा जी, इस घटना के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, या इस घटना के बारे में पूरी जानकारी मंत्री जी देंगे, सदन में इसकी जानकारी देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। आज जानकारी अधूरी है, इसका मतलब जहां जो जानकारी देता है विभाग के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इतना गंभीर मामला है, इस मामले की गंभीरता, और दूसरा डोंगरगढ़ का भी मामला है जिस मामले में स्पष्ट रूप से, यानी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहा जाता है। मगर डोंगरगढ़ के जिसको बच्ची को लाया गया, जिस महिला को लाया गया, उस महिला ने खुद आकर ये सारी जानकारी और रिपोर्ट दी, उसके बाद कार्रवाई। और इसमें कहा गया, मंत्री जी आपकी भी जानकारी में है, विधायक भी बैठे हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है और अन्य राज्यों से इसकी जुड़ाव है और सभी जिलों में इसकी ब्रांचेस है। आज उस केस के बाद, जिस केस की जानकारी डोंगरगढ़ में दी गई, उसके बाद उस नेटवर्क को तोड़ने हैं, और वो भी आधा अधूरी है, 8 स्टेट में बना। जरूरी है कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में घटनाएं जब हो रही है, जसपुर से लेकर कोंटा तक, तो सभी जिलों में ये हमारी कमेटी बन जाना चाहिए और इसके स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। मगर यदि 8 स्थान में बनाए हैं, तो अब ये डोंगरगढ़ की इस घटना को लेकर उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या कार्य योजना बनाई है, क्या कर रहे हैं? सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कवर्धा की, मैंने बताया जो आंकड़ा है उसको। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वह एफआईआर हुआ है। मैं जानकारी लेकर बता दूंगा कि जो आंकड़ा भी दिया गया है वो है कि नहीं। दूसरी बात, राजनांदगांव डोंगरगढ़ के विषय में जो डॉक्टर साहब ने कही है, विद्वान सदस्य जी ने, उसके विषय में मैं पूरी जानकारी बता देना चाहता हूं। जो यहाँ एफआईआर हुआ उसका तारीख भी है मेरे पास, उसके अनुसार कार्यवाही हुआ वो भी है। का हम लोग सदन में लेते नहीं हैं, वो उस महिला का भी है मेरे पास। और जो उसमें थे आरोपी, उसका नाम मैं बता देता हूँ। जुनैद खान पिता अहमद अली
निवासी रजा नगर जेल रोड डोंगरगढ़, सलमान खान पिता अहमद खान निवासी बंगालीपाड़ा डोंगरगढ़, शुभम तिवारी पिता स्वर्गीय अवधेश तिवारी निवासी जेल रोड डोंगरगढ़, साजदा सैयद पिता अब्दुल रशीद बंगालीपाड़ा डोंगरगढ़, गंगा पांडे पति सहदेव पांडे जाति कुम्हार उम्र 37 साल निवासी पंडरी तरई गगन किराना दुकान के सामने रायपुर, सुरेश कुमार पिता लक्ष्मण राम उम्र 32 वर्ष निवासी लादूसर थाना मरसीर हाल मुकाम ग्राम पिलौद थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान। सुरेश सातवां है सुरेश मोराड़े पिता गोकुल सिंह मोराड़े उम्र 31 वर्ष निवासी अड़गांव तहसील भोकरदान थाना पारद जिला जालना महाराष्ट्र। आठवां है रेखापति ताराचंद गुप्ता उम्र 37 वर्ष साकिन खेतड़ी थाना खेतड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान। नौवां है अजय। हम लोग 7 इसमें 9 में से माननीय उपाध्यक्ष जी 8 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सिर्फ एक आरोपी का गिरफ्तार करना शेष है। अपने और पुलिस ने जो घोषणा किया था उसके आधार पर मेरा प्रश्न बनता है कि इसमें प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के गिरोह का हाथ है, उसके खिलाफ स्टेट लेवल की कमेटी जो मॉनिटरिंग करती है, जिसका नाम आपने नहीं बताया कि डीजी करता है कि एडीजी करता है, जो भी करता है मॉनिटरिंग करे वो उसके लिए। और मैं यही हम सब चाहते हैं कि पूरे स्टेट लेवल में जो घटना हो रही। दूसरा विषय मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एमएचए का निर्देश है, एमएचए का मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का आपके पास भी निर्देश की कॉपी है और सभी प्रदेशों में है, और उन्होंने कहा है कि हर जिले में एएसटीयू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुराने जो एएसटीयू है उसका अपग्रेडेशन किया जाए, और इसके लिए निर्भया फंड में 100 करोड़ अलॉट पूरे देश में किया गया। हम क्या इस फंड का यूज करके इनमें हम जिला स्तर की कमेटी बनाने जा रहे हैं और इसको स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, क्योंकि ये अकेला पुलिस का काम नहीं है। पुलिस के साथ इसमें महिला बाल विकास से लेकर स्वास्थ्य से लेकर अन्य विभाग रहते हैं और एनजीओ की भी मदद लिया जाता है, एनजीओ की मदद से इस काम को किया जाता है। इस यूनिट को पूरे छत्तीसगढ़ में कापूस से लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग पेपरों में रंगा रहता है, तो हम उसको भी सजान में लेके क्या सभी जिलों में कमेटी बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। और कब तक बना लेंगे ये, यदि आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर समय यदि बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। उपाध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, हम लोगों ने 8 जिले में चालू कर दिया है और बाकी जिलों में भी एसपी के द्वारा सेल गठित कर दी गई है। बाकी 8 जिले का तो हमारा वैधानिक रूप से प्रस्तावित करके और पोस्टिंग करके चालू कर दिए हैं, पर एसपी अपने लेवल पर बाकी जिलों में भी। पर सुझाव बहुत अच्छा है, किसी भी क्राइम को रोकने के लिए या किसी चीज़ के लिए जरूरत लोग बैठ करके चर्चा करके किस किस जिले में जो सेल हमारा काम कर रहा है उसको कितना अच्छा कर रहा है, क्या जरूरत है उसकी गठित करने का, तो वो भी कर लेंगे। किसी भी प्रकार की कमी, क्राइम को रोकने के दिशा में जो बेहतर सुझाव आता है उसको हम लोग संज्ञान में लेकर काम करें। दलेश्वर साहू, बहुत हो गया बात, उत्तर उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आदरणीय बहुत सारा उपाध्यक्ष महोदय हो चुका है और अच्छा उत्तर भी आ गया है दोनों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष जी, वो डॉक्टर साहब के समय में 15 साल में जो 10,000 से ज्यादा बालिकाएं गायब थी, उनका भी थोड़ा जांच मंत्री जी बैठिए आप। उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा कस्टम मिलिंग से संबंधित प्रश्न था। मंत्री जी का रविंद्र चौबे जी आ गए हैं लगता है सदन में। अरे नमस्कार उपाध्यक्ष महोदय खड़े जी, हुए तो आपकी उपस्थिति आ गए हैं, पता लग गया। उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा कस्टम मिलिंग से संबंधित प्रश्न। उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा कस्टम मिलिंग से संबंधित प्रश्न था, मंत्री का जवाब आया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मंत्री जी को बताने कृपा करेंगे, कस्टम मिलिंग कराने के लिए मिलर्स को किन, दूसरा धान उठाव करने और चावल जमा करने की प्रक्रिया में खाद्य निरीक्षक का क्या भूमिका होती है, ये मेरा प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
माननीय जो सदस्य ने पूछा है कि कस्टम मिलिंग करने के लिए मिलर्स के पंजीयन के लिए कौन कौन सा दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तस्करी वाला महत्वपूर्ण मुद्दा है और माननीय अजय चंद्राकर जी ने भी शायद- उठाया, मैंने भी उठाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बालिकाओं को नहीं तस्करी करके बाहर भेजा जा रहा है। मिलर्स के और उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको समय देना चाहिए इस पर कम से कम। समय बहुत 15-20 मिनट दिया गया है। नहीं, कहाँ 15 मिनट? 15 मिनट कहीं कोई उत्तर नहीं है। मैं आपके माध्यम मिलर्स के माननीय मंत्री जी पंजीयन ने हेतु कहा- आवश्यक एक जो दस्तावेज है, हो गया। आप दस्तावेज में बिजली का बिल, विद्युत मीटर, मंडी प्रसंस्करण लाइसेंस नंबर, मंडी व्यापार लाइसेंस, उद्यम आकांक्षा नंबर, जिला उद्योग केंद्र का प्रोडक्शन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, संचालक का बैंक खाता और जीएसटी नंबर की आवश्यकता पड़ती है। भूमिका उसी में सेकंड भूमिका, उसमें भूमिका खाद्य निरीक्षक के भूमिका फाइल का भूमिका रहता है कि जो चावल जमा होता है उसका क्वालिटी ठीक हो और मानक के अनुरूप चावल जमा हो, उसकी वो निरीक्षण करता है और उसकी जवाबदारी है कि मानक के अनुरूप चावल जमा कराए। उपाध्यक्ष महोदय जी, मैंने 2 क्वेश्चन लगाया कि मिलिंग का धान उठाव मिलर्स के द्वारा कितना किया गया है और कितना जमा किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था मेरे विद्युत विभाग से। मैंने विद्युत विभाग को पूछा था कि तो मिलर्स का कितना कनेक्शन निम्न दाब उच्च दाब आपने दिए और उनका मिलर्स का पूरा महीनावार मैंने उनका विद्युत खपत भी मैंने जानकारी लिया और किसको किसको कनेक्शन दिया, इसका भी मेरे पास पहले दिन के क्वेश्चन मेरे पास जवाब आया। दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करने पे दोनों को मैंने देखा गया कि कौन कौन से मिलर का बिजली खपत हुआ किसको कनेक्शन मिला। मेरे पास जो डाटा आया हुआ है, सुरेश राइस मिल, काकरिया पोहा मुर्मुदा, अग्रवाल प्रोसेस, मेमर्स चोपड़ा राइस मिल, मेसर्स जेआर राइस मिल्स, ज्योति राइस मिल्स, करण ट्रेडर्स, सिंघवी इंडस्ट्रीज, विकास ट्रेडर्स, शिवशंकर राइस मिल, तिरुमला वर्धमान क्लॉथ, श्री ओम इंडस्ट्रीज, मेमर्स पुष्पा इंडस्ट्रीज, पद्मा राइस मिल, गुरुदेव ट्रेडर्स, 60,211 टन इनने मतलब धान उनको दे दिया गया और 40,000 चावल उनसे खरीद लिया गया। एक भी आदमी का बिजली बिल मतलब वहाँ मिलर्स का कोई कनेक्शन नहीं है साहब, ना ही उनका कोई जला गया। तो जब कनेक्शन ही नहीं है तो इनको धान कैसे उनको दे दिया गया और चावल कैसे उनसे ले लिए। हमारे खाद्य निरीक्षक का क्या रोल रहा। और हमने जब पंजीयन करते समय सारे बिंदु का उल्लेख हमारे मंत्री जी ने किया कि बिजली बिल की आवश्यकता है, उनके सारे 10-15 बिंदु है। तो ऐसे फर्जी तरीके से पंजीयन हुआ और धान खरीदी, धान उठाव उनको दिया गया और चावल भी जमा किया गया। ऐसे मामलों में कि मेरे उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या? प्रश्न खत्म होता तो माननीय डाटा दे दिया है कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है। आपने इतना हजार मतलब 60,000 आपने धान उनको दिया टन और 40,000 आपने धान चावल ले लिए। तो इसके बारे में मेरे उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या? मैं मंत्री जी से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था वो प्रश्न को या तो वो एक बार और पढ़ लें। लिखा है कि मारफेड राजनंद गांव में 2018 से नवंबर 2020 तक कितने राइस मिलर धान की कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत हैं। तो उसका उत्तर आपको दे दिया गया है। उसमें उक्त अवधि में मिलर्स को उसना एवं अरवा चावल की कस्टम मिलिंग हेतु कितने टन धान प्रदाय किया गया वो भी आपको जानकारी दे दिया गया है। आपने पूछा कि कस्टम मिलिंग के लिए उनको पंजीकृत कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है वो भी हमने पढ़ के सुना दिया। इसके बाद आप जो शेष जो प्रश्न कर रहे हैं वो इससे उद्भूत नहीं होता है। और अगर आप चाहें और आपके पास अगर कुछ ऐसा जानकारी हो तो हमको उपलब्ध करा दें, हम उसको दिखवा लेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष उनका दिया है, फर्जी तरीका से उन्हें पंजीयन करा के धान बेच दिया। मैंने इतना सबूत दे रहा हूँ, मंत्री से अनुरोध है कि मेरे जांच करा दीजिएगा। इतना डाटा और क्या दे सकता हूँ। और मैंने आप ही के पास क्वेश्चन है बिजली विभाग का, मेरे प्रश्न में लगा हुआ है कि उनने कनेक्शन ही नहीं लिया है ना ही उनका। और धन्यवाद मैंने उनका बिलिंग मैंने पूछा, कितना गंभीर प्रश्न है। महोदय, माननीय सदस्य बहुत गंभीर मसले की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।
आप जितना प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर आप दिए होंगे, लेकिन यहाँ सदन में वो ये कह रहे हैं कि मिलर्स के पास बिजली का लाइसेंस नहीं होने के बाद भी वो कैसे मिलिंग कर लिया, किसी के पास कनेक्शन नहीं है। आपको जांच की मांग कर रहे हैं, आप जांच करवा दीजिए और आप अलग से बताइए। सदन में बता रहे हैं, उसके बाद अलग से बताने का क्या प्रश्न है? आप इसको जांच कराने की घोषणा कर दीजिए। प्रश्न करता पूछ ही रहा है, उसका जवाब ही नहीं आया, बीच में आप खड़े शुरू हो गए। नहीं आदरणीय, मैं अनुमति लिया हूँ भाई, मैं अनुमति सदस्य है। अरे भैया मेरे को आप मत समझाओ, मैं पहले उपाध्यक्ष। हाँ हो गया आपका। अरे उनका प्रश्न का जवाब मंत्री जी पूछ लेना, पूरा प्रश्न पूछ लेना। महोदय से अनुमति लेके बोल रहा हूँ, मुझे ज्ञान मत दीजिए आप। मंत्री जी मैं भी आपसे ज्ञान नहीं लेना चाहता। नहीं मत लीजिए मेरे से। मैं उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति लिया हूँ। डॉक्टर डहरिया ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उनका केवल यही कहना था धन भैया, माननीय मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न अभी अनुत्तरित है, उसका उत्तर आ जाए फिर से। उत्तर आ गया तब तो हम लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने जब ये कहा, सुनिए सर, उन्होंने जब ये कहा आप कोई और बात हो तो मुझे बता दीजिए। अरे मैं कहा सदन में वो बता रहे हैं और क्या बताएंगे? उसी को उत्तर दे रहे हैं, उसी को उत्तर दे रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं, पर दीजिए। दे रहे हैं ना, आप पूरा उत्तर क्यों नहीं सुनना चाहते अजय जी? हम लोग सुन रहे हैं। आप कुछ बोलने दीजिएगा। हाँ, उत्तर मुझे देना है, आप प्रश्न जरूर पूछिए। आप इतना लंबा खींच देंगे तो कैसे उत्तर आएगा बताइए? और माननीय सदस्य ने जो जो चिंता जाहिर किया है, उन्होंने पंजीयन के लिए पूछा, उसका मैंने दस्तावेज की जानकारी दे दी। जो मीटर नहीं लगा है या मीटर का रीडिंग नहीं आया है और वो चावल उनका जमा हो गया, तो पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर बोलने दीजिए, आप थोड़ा सा चुप रहा करिए, आप बोलने दीजिए पहले, इसके बाद हर बात पे छेड़ने की आदत हो गया है क्या? पहली बात तो जो निर्देश है उसका पालन करना रहता है। अगर माननीय सदस्य के पास इसके अतिरिक्त जो निर्देश है, इसके अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज हो, आप हमको दे दें, हम उसका परीक्षण करा लेंगे। मैं जांच चाह रहा हूँ, मैं कोई किसी के ऊपर उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सारे डॉक्यूमेंट फर्जी तरीका से पंजीयन कराया गया, फर्जी तरीका से निरीक्षण भी हुआ और उनका 40,000 टन किसको बोलते हैं उपाध्यक्ष महोदय? सिर्फ अब उन्हीं का तो मैं जांच चाह रहा हूँ। अब उनका जांच कराने में इनको क्या दिक्कत हो रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं जांच चाह रहा हूँ और मेरी उपस्थिति में जांच करा दीजिएगा। मैं इतना डाटा पढ़ के डाटा दिया हूँ, मैं गलत ढंग से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने नाम बता दिया ओनर का, उसके बाद भी बोलते हैं कि मेरे को नाम बताओ, कोई दस्तावेज दे दो। आपको सारी चीज बता चुके, केवल आपको इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि जांच करा दीजिए। माननीय उसके समझ उनके उपस्थिति में आप घोषणा कर दीजिए, पहले माननीय सदस्य की उपस्थिति में जांच हो जाए। 21 तारीख के प्रश्न उत्तरी में भी उनका डिटेल है कि कस्टम मिलिंग से पहले उनका जो पंजीयन और जो दस्तावेज जमा करना रहता है, उसमें सभी दस्तावेज का मैंने वो कहा। और ये तो सतत निरीक्षण होता है, अगर कोई भी गलत जानकारी दिया हो तो वैसे ही वो अपराधी है। आप, मैं बोल तो रहा हूं कि आपके पास जो दस्तावेज हो उसको हमको उपलब्ध करा दीजिए, आप जिसके ऊपर आपको आपत्ति, हम उसका जांच करा लेंगे, दिखा लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे से दस्तावेज इसीलिए ले रहा हूं कि आप उसको दिखवा लूंगा और जहां भी कुछ गड़बड़ी हो तो हम आपको बता देंगे। जांच करवा दीजिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुमति चाहता हूँ, जांच चाहता हूँ मैं। आप मंत्री जी ने बोल दिया है कि जांच करवा लेंगे। ठीक है, परीक्षण करवा लूंगा, कहा आखिरी बार माननीय अध्यक्ष। उपाध्यक्ष महोदय, आप आदेश कर दीजिएगा, आप पूछ लीजिए, आप आदेश करा दीजिएगा, आप पूछ लीजिए, मेरा कोई आक्षेप नहीं है, पर उन्होंने कहा मैं परीक्षण करा लूंगा जब आखिरी बात कही। तो परीक्षण और जांच में क्या अंतर है भाई? आपने कहा जांच करा लेंगे, तो दोनों में सत्य क्या है? अजय जी, माननीय मंत्री जी ने कहा परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे। वो अध्यक्ष महोदय, आप आदेश करवा दीजिए। कितना अंतर समझ रहे भाई? विद्वान नहीं हूँ, उसे क्लियर नहीं ऐसा नहीं। माननीय मंत्री जी के सर्वाधिक विद्वान क्या है बताओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आपके पास आप छोटे से अब आदेश तो करें, आपका जांच अधिकारी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी, आप मंत्री जी आदेश
मैंने पूरा अपनी पुरानी जो जवाब है उसी की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। आपने जो मांग किया, जो प्रश्न किया, उसका जवाब आपको मिल गया। और मैंने कहा कि कोई भी कस्टम मिलिंग से पहले सब दस्तावेज का परीक्षण होता है। अगर किसी ने उसमें कोई गलत जानकारी दी है तो आप बता दें, बिल्कुल हम उसको दिखवा लेंगे और उसको परीक्षण करा लेंगे। आपसे करबद्ध का जांच शब्द मांग रहा हूँ, कोई बहुत बड़े कोई आपको। चलिए आप डॉक्टर विनय जायसवाल जी। माननीय उपाध्यक्ष जी बहुत कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से, वो मेरे विधानसभा के नगर निगम चिन्हित को लेकर था कि 19 और 20 के फाइनेंशियल ईयर में कितने सड़क और किस मत से बने हैं। उनका जो टेबलेट उसमें आंसर आ गया उनका कि 32 जो सड़क हैं वो 19 में बने हैं और 20 नहीं संतुष्ट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न भी है और मांग भी है कि लगातार पिछले कई 15 वर्षों से जो चिमरी नगर निगम की सड़कों की हालत बड़ी दुर्दशा थी। अभी सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से जो सड़कों की स्थिति ठीक हुई है, लेकिन कई ऐसे शहर हैं जो चिमरी में छोटी बाजार और जो बड़ा बाजार, कई जो नगर निगम के अंदर उनकी सड़कों का जो निर्माण होना बाकी है। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि अगर आप उस पर अगर अपनी अनुमति दे देंगे तो बहुत कृपा होगी। रजनीश कुमार सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। कुल धान जो खरीदी हुई है 93.94 लाख मीट्रिक टन और 11-12-20 तक की जो बाकी है 4.15 लाख मीट्रिक टन। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो बचत अभी संग्रहण केंद्रों में धान है, इसकी यदि प्रतिशत निकाला जाए तो 5% के आसपास, बल्कि उससे अधिक के आसपास की धान बाकी है। और समर्थन मूल्य में आप 2500 बोले हैं, उस मूल्य में नहीं, समर्थन मूल्य में 846 करोड़ रुपये का होता है। तो ये अभी तक क्यों नहीं उठा, और दूसरा ये कब तक आप उठा लेंगे? माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर हमने दे दिया है कि खरीदी केंद्र में कोई भी धान शेष नहीं है। संग्रहण केंद्र में 4,15,000 मीट्रिक टन शेष है और जिसका उठाव की प्रक्रिया लगातार जारी। वहाँ पर जो उठा है इसके बाद 80,000 मीट्रिक टन और उठ गया है। 3,76,000 मीट्रिक टन बचा है। और जहाँ तक आप जो पूछ रहे हैं कि धान नहीं उठने का क्या कारण है, तो इसके कारण आपको भी मालूम है कि जो सेंट्रल से हमको अनुमति मिलता है उसमें लेट हुआ है और इसके कई कारण हैं माननीय सभापति महोदय, ये उपाध्यक्ष महोदय। एक तो कोविड का संक्रमण के कारण जो स्थिति निर्मित हुई, दूसरा लॉकडाउन के कारण, तीसरा जो असामाजिक वर्षा जो इतना ज़्यादा हुई, और तीसरा वो जो कस्टम मिलिंग का जिससे कार्य प्रभावित हुआ, और सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल से हमको अनुमति मिलने में विलंब हुई। 1 दिसंबर को धान खरीदी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इनका जो सेंट्रल से जो एफसीआई में चावल जमा करने की जो अनुमति बार आसपास मिली माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इतना लंबा जो अंतर रहा कि कब कितना उसमें उसना जमा करना है, कितना अरमा जमा करना है। इसमें चावल जमा करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास सेंट्रल का वो आया था वो 30/9 तक का डेट था। इसके बाद आया 30/10 तक का चावल जमा करना है, फिर 30/11 का आया। आज के समय में जो हमारे पास 31 दिसंबर तक का समय है चावल जमा करने के लिए, इसलिए कस्टम मिलिंग की काम चल रही है और ये जमा हो रहा है। जैसे जैसे एफसीआई में स्पेस बनता है वैसे वैसे चावल जमा हो रहा है, उठा हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि केंद्र के कारण हुआ है,
आप बताएं कि 80 लाख मीट्रिक टन धान और अभी उठा है और 3,76,000 बाकी है। क्या इसका आपने भौतिक सत्यापन किया है? और 20 जिलों में जो 60 संग्रहण केंद्र, मैं संग्रहण केंद्र की बात कर रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं कि सोसाइटियों में, सोसाइटी की बातें नहीं कर रहा हूँ। संग्रहण केंद्रों में आप जो सूची मेरे को दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के 20 जिले के 60 संग्रहण केंद्रों में आप अभी बताया तो आज की तारीख में है, तो क्या वो कस्टम मिलिंग की स्थिति में है और उसका भौतिक सत्यापन आपने करवाया है? जी बिल्कुल, अभी कस्टम मिलिंग का काम चल ही रहा है और 31 दिसंबर तक का हमारे पास समय है और इसमें जिसका सब्जियों कट रहा है वो उठाव कर रहे हैं और कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है। कौशिक जी, माननीय उपाध्यक्ष, एक मिनट बताए हैं, मेरे विधानसभा में बिलासपुर में मोपका और सिमरताल मेरे विधानसभा में, वहां बिल्कुल धान नहीं है, जो धान है पूरा सड़ चुका है। बिल्कुल ये गलत बात जानकारी दी जा रही है कि कस्टम मिलिंग चल रहा है और संग्रहण केंद्रों में है, उठाने लायक नहीं है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ के आप कहीं भी जांच करवा के देख लीजिए, जहां जहां धान रखा है वो पूरी तरह से सड़ चुका है और लगभग 800 करोड़ की धान सड़ चुका है और कस्टम मिलिंग चल रहा है करके इसको नहीं टाल सकते। ठीक है 31 दिसंबर लास्ट है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद क्या 376 लाख मीट्रिक टन धान है वो कस्टम मिलिंग के लायक रहेगा और उसमें जीरो घाटा रहेगा? उपाध्यक्ष महोदय, ये तो 31 दिसंबर की स्थिति के बाद क्लियर होगा। अभी तो कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है और जब तक कस्टम मिलिंग का काम कंप्लीट नहीं होगा और किस संग्रहण केंद्र में कितना का शॉर्टेज आया वो तो बाद में पता चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय। सूरजपुर गए थे मालूम है और जा करके देख करके आया हूँ और हाथ में रखा हूँ, टीवी वाले सब सामने खड़े हैं, अधिकारी का बयान है, मैं अभी आपको सुना सकता हूँ। लगभग वहां पर 40 से 50 करोड़ रुपए का धान सड़ गया है। उसके बाद में जो रजनीश अभी बताए, इसके बाद में भरनी परसदा का है, पासई में है, आपका हिर्री का है, मुंगेली का है। लगभग जो आपका धान जो बचा हुआ है वो सड़ गया है। आपको गलत जानकारी अधिकारी ने दिया है, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं केवल आपको यह आग्रह करना चाहता हूं, आपके 2 विधायक और हमारे यहां से 1 विधायक, किसी को भी इस सदन के 3, और यदि उसमें धान नहीं सड़ा है वो आकर के दे देंगे तो जैसा आप बोलेंगे, और मैं प्रमाणित करके बात कर रहा हूं आपको कि प्रमाणित करने के बाद में, जाने के बाद में, देख के आने के बाद में कि धान सड़ा हुआ है, ये गलत जानकारी है, उसकी आप जांच कराइए क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी जो प्रश्न कर रहे हैं, हम मान तो रहे हैं उस बात को कि 4,15,000 मीट्रिक टन जो अभी संग्रहण केंद्र में शेष है, उसमें से अभी जो प्रसानांक दिनांक तक था, आज के दिन में 80,000 टन फिर उठ गया है। 3,76,000 टन अभी संग्रहण केंद्र में है और अभी जब तक कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है नेताजी, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो उसके आंकड़े के बारे में हम कैसे बताएंगे आपको, जब वो 31 तारीख को क्या कितना सही है कितना, और आपने जवाब ये दिया अच्छा, है, सुन तो लीजिए 1 मिनट, आपने जवाब दिया है कि ने ये कहा कि धान खराब हुआ है, आपने कहा लागू नहीं होता। अभी भी आप उस बात को बोल रहे हैं, कब उठाएंगे मैं उसके बात में नहीं जा रहा हूं कि कब उठाएंगे। ठीक, जो धान सड़ा हुआ है, एक तो आप मान लीजिए उसको कि लगभग प्रदेश में 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का धान का नुकसान हुआ है, धान सड़ गया है। और उसके बाद में मैं बता दूं, आप बैठेंगे तो धान खरीदी हुई, आप बैठेंगे तो उत्तर दूंगा। दिसंबर में जो धान खरीदी हुई है, आपका बसदई में गया, दिसंबर में आपने डीओ काटा, मैं आ रहा हूं उसके बाद में कब डीओ काटे आपने डीओ काटा है सीधा जून में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, भाई 5 महीना क्या कर रहे थे आप? जितना आप रट के आए हैं, 5 महीना आप क्या कर रहे थे? जितना आप रट के आए उतना बोलेंगे, ऐसा थोड़ा ना। सुन तो लीजिए, मैं दे रहा हूँ, आप ही के जवाब दे रहा हूँ। मैं तो एक लाइन बोल रहा हूँ कि आप आदेश कर दीजिए जांच की,
सदन के कमेटी से आप जांच करवा दीजिए, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलने आपके दीजिएगा विधायक उसमें रहेंगे और किसी भी विधायक को आप कर दीजिए, अच्छा, से किसी को भी, उसके लिए हम तैयार हैं। मंत्री जी जांच करा लीजिए, आपको पर आंच मत आए। एक मिनट रुकिए ना थोड़ा सा। वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके क्षमता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। अरे अभी तो आपकी क्षमता है पे ना? प्रश्न चिन्ह है और हम किस पूरा विभाग में अभी तो आपकी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह है। आप ये बताओ कि आपको निर्णय लेने का अधिकार है कि नहीं? उसमें आइएगा ना। आपको निर्णय लेने का माननीय अधिकार है कि नेताजी ने नहीं, जो ये कहा, बताइए। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेताजी ने जो कहा, उस बात को हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अभी संग्रहण केंद्र में धान शेष है जिसका निस्तारण होना है। माननीय नेताजी, जब एक कस्टम मिलिंग कंप्लीट होगा तब तो हम बता पाएंगे। और दूसरी बात, आप 15 साल तक आपकी सरकार रही, 15 साल में एक भी चबूतरा नहीं बनाया आपने, एक भी सेट नहीं बनाया। और आज धान खरीदी, जो धान खराब होने की जो बात कर रहे हैं, ये आपका 15 साल का पुराना। अगर आपने चबूतरा बनाया होता, आपने सेट बनाया होता तो धान खराब नहीं होती। इतना बारिश और अभी हम लोग 4000 से ज्यादा सेट और चबूतरा बना दिए। अभी देखिए इसमें लगातार कमी है। अध्यक्ष महोदय, और बारिश को कोई रोक तो नहीं सकता। बारिश तो प्रकृति के ऊपर किसी का चला है क्या? बारिश तो बारिश होगी और बचाव के लिए पूरे उपाय सरकार कर रही है। अधिकांश जगह पर चबूतरा और शेड बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष और जो आप बोल रहे हो 31 दिसंबर की स्थिति में हम उसमें कुछ बता पाएंगे। चलिए अजय भाई आप पूछिए, आपको दे दो। संसदीय कार्य मंत्री को दोबारा सिखा दिया। अजय भाई आप पूछिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आज मेरा भी इसमें प्रश्न है। आप जो है तारांकित जो परिवर्तित है उसमें 9 नंबर को देखिए। यह सदन से जांच कराने का मामला बनता है। माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन हम प्रश्न लगाए क्रम से उपाध्यक्ष महोदय आगे भी बढ़ने का सिस्टम है क्या? जो क्रम चल रहा है उससे आगे भी बढ़ के 9 नंबर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप देखिए उस प्रश्न के उत्तर को। हम जिस दिन प्रश्न लगाएंगे आखिरी दिन तक की जानकारी सदन में आती है। भाई रजनीश जी के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने 4.15 लाख टन कहा। मेरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है 4.65 लाख टन उसी दिन में। अब सब चीज आंकड़ा एक ही दिन में अंतर आ गया, 1.5 और 6.5। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमको अनुमति नहीं मिली, क्या मैं इधर देख के बोल रहा हूं? बढ़िया, आप कहते हैं ना सुनिए करके तो धैर्य को खोया। आप एक उत्तर ले लो, धैर्य को खो रहे हो। एक उत्तर ले लो तो ठीक रहेगा। आप क्या उत्तर दे रहे हैं? 15 साल और शेड और छाया बता रहे थे, वैसा उत्तर नहीं होता। ठीक से सीखो आप संसदीय कार्य मंत्री। माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, एक ही विभाग 2 उत्तर दे रही एक ही विषय में एक बार। दूसरी बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने कारण बताया, 5 महीने तक आरोप क्यों नहीं कटा, उसका उत्तर दीजिए। दिसंबर के बाद जो जून तक का आरोप था वो किन कारणों से नहीं कटा। तीसरा महासमुंद में कितने धान है जो संग्रहण केंद्रों का पूछा है अपन ने। चंद्राकर जी एक नहीं सुनिए साहब, एक ही प्रश्न है। उस विभाग से संबंधित सारे प्रश्नों का अधिकृत कर दिया जाए इनको पूछने का। मैं यदि बोल दूंगा तो फिर आप कहेंगे कि गड़बड़ हो गया करके फिर खड़े हो जाएंगे। नहीं, आज हम लोग सब अधिकृत ये मत समझिए कि वाणी आप ही लोगों का आती है, तो उससे ज्यादा तीखी अरे चंद्राकर जी, माननीय उत्तर ले लीजिए ना। माननीय तीसरा है जो जानकारी दी है, आज पूरे महासमुंद में कितना धान किन कारणों से अभी तक कस्टम मिलिंग हेतु बकाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका प्रश्न इससे उद्भूत ही नहीं होता है। ये इनका जो जानकारी, ये जो प्रश्न है मूल रूप से रजनीश जी का है, और जो पूछा है कि धान खरीदी केंद्र और संग्रहण केंद्र में शेष धान के बारे में आप सुन लीजिए। खराब कितना हुआ? ठीक है,
आप इसी जो सदन में आज के दिन आप जो जांच का विषय बनता है। आप जो आपका जब 9 नंबर आप जो आंकड़ा पूछ रहे हैं, पूछ लेगा। आंकड़ा में फर्क तो आएगा माननीय उपाध्यक्ष और महोदय। विधायकों को मालूम लगातार नहीं है, कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है। तो आज जो आंकड़ा रहेगा जरूरी नहीं है कि कल वो आंकड़ा वही आंकड़ा रहेगा। कस्टम मिलिंग में रोज धान का उठाव हो रहा है, तो जो एक चंद्राकर जी बोल रहे हैं आप बैठे उपाध्यक्ष महोदय तीन इसमें आंकड़े दिए हैं, तीन दो आंकड़े नहीं है उपाध्यक्ष महोदय के बारे में बताते रहो। 6-5 और 6-4 सुनिए आप तीन आंकड़े बैठिए हैं। मंत्री जी। महासमुंद में जो पिथौरा है, बसना है, बागबाहरा है, महासमुंद है, सरायपाली, इसमें 36,507 इतना भी शेष है। मंत्री जी 1 मिनट, बहुत अरे भाई आप 5 महीने पूछ रहे बहुत क्वेश्चन हो गया। आप 5 महीने पूछ रहे 15 साल का। अरे यार जितनी हल्ला कर लो, समझ रहा हूँ प्रीतम राम किसी के प्रश्न में नेताजी बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, उत्तर भी आ गया है। जिनको पसंद है बहुत चंद्राकर जी बृहस्पति सिंह जी आप लोग बैठेगा, हो गया बहुत हो गया है। नेताजी पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ गया है। चंद्राकर और उसके बाद बृहस्पति सिंह जी बृहस्पति सिंह जी माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप उनको बृहस्पति सिंह जी बैठे। बृहस्पति सिंह जी आप बैठे ना, आप बैठिएगा, बैठिए। आप ये व्यवस्था दे दें कि प्रश्नकाल में जिस सदस्य का प्रश्न है और पूरा प्रश्न पूछने वालों को ये अनुमति होगी, बाकी जो डिस्टर्ब करके प्रश्नकाल में कम से कम नहीं करें। अगर ये करेंगे तो फिर विधानसभा चलना मुश्किल होगा। सुनिए बैठेगा, बैठे। चंद्राकर जी जो प्रश्न पूछा गया है प्राय सभी सदस्यों ने जिसने हाथ उठाया है सबने पूछा है और मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया है, उसमें कोई शक की बात नहीं। अब चलो होता था ऐसे। उपाध्यक्ष प्रीतम राज जी उपाध्यक्ष महोदय अभी इसका जवाब नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय ये प्रदेश का सबसे बहुमूल्य प्रश्न है। 1,00,000 करोड़ का धान अभी संग्रह केंद्र में सड़ गया। उपाध्यक्ष साढ़े 800 करोड़ की धान खराब हो गई, धान की मिलिंग नहीं हो रही है। कलेक्टर बुला के दबाव दे रहे हैं मिलर की धान उठाओ। कलेक्टर बुला के मिलर को दबाव दे रहे हैं। रद्दी धान को ले जाओ, उनकी मिलिंग की जाए। ये जवाब नहीं है। चूंकि आप सबको हमारे आप सब विद्वान सदस्य हैं, आप सब विद्वान सदस्य हैं। मंत्री जी क्या कारण है, कैसे है, आप सबने सुना है। चंद्राकर जी आपका उत्तर आ चुका है। उत्तर आ चुका है। किसी की संपत्ति की चोरी जनता के पैसे की लूट है। सरकार कर्ज पे कर्ज किए जा रही है। अब दूसरी तरफ 1,000 करोड़ का धन जोड़ दिया। अब इधर किसी बात जिम्मेदार नहीं बताइए। आप जांच करवाइए।
सदन की कमेटी से नीचे हम मानेंगे नहीं, माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय जी, इसमें शर्म करो ना ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन जी आदरणीय अग्रवाल जी 1300 करोड़ बैठेगा और 1300 करोड़ के नुकसान की जांच की जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है और सरकार की लापरवाही से हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि सदन की कमेटी से इस पूरे मामले की जांच हो और सरकार को भी स्वयं घोषणा करनी चाहिए जो स्वयं हो कि किन किन गतियों के कारण 1300 करोड़ का नुकसान राज्य को हो रहा है, सरकार स्वयं स्वीकार करे। अग्रवाल जी आप लोग बैठे सरकार को अग्रवाल जी हमारी गलती, सदन की ज्यादा सदस्य आपके ही होंगे, नेता जी हमारे घोषणा करेंगे, बैठे घोषणा कर रहे हैं वो सदन की ये जो है पर्याप्त मात्रा में प्रश्न हो चुका है और जैसे कि मंत्री जी आप सुनिए तो आप सुनिएगा आप सब बैठे तो आप आप सब ने कोई भी प्रश्न उठाता है छत्तीसगढ़ माटी के लिए उठाता है और छत्तीसगढ़ के लिए उठाता है, लोगों के लिए उठाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अपने प्राय मैं समझता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में किया गया है। मैंने नहीं, अब मंत्री जी ने मेरे को कहाँ अवसर मिला? नहीं एक क्वेश्चन पे 4-5 लोग उठा एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। धर्मजीत भैया बैठे तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो काल परिस्थिति बताया गया है वर्षा से लेकर जो भी जैसे काल डाले इसमें कोई शक की बात नहीं है कि माननीय अध्यक्ष महोदय तो उस हिसाब से मैं ये सोचता हूँ पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ चुकी है, इसलिए मैं सीताराम मेरे लूंड्रा विधानसभा क्षेत्र में देखिए 2013-14 में 11 महीना तक कस्टम मिलिंग चला है। चलिए बोलिए उपाध्यक्ष चलिए बोलिए आपसे एक मुद्दा ये आग्रह करने के लिए मैं समय मांगा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय इतने विपक्ष के निर्वाचित सदस्य जो अपने क्षेत्रों में देख के आए हैं उससे सरकार को अवगत करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आप पहली बार पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में इस सदन का निर्वहन कर रहे हैं। ये परंपरा रही है कि अगर सरकार माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा अपनी आसंदी से प्रश्नों का इसलिए आप कीर्तिमान बनाइए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय जी को पूर्णकालिक अध्यक्ष ने जांच का आदेश दिया। एक करके जांच का आदेश जारी कर ये मौका बिल्कुल मत चूकिए। आप माननीय मंत्री जी ने पर्याप्त जवाब दे दिया है कि पूरा 31 दिसंबर के बाद कितना उठाव होगा तभी वो आंकड़े आ पाएंगे। जब बच्चा पैदा हुआ 31 दिसंबर तक उन्होंने कहा कि उसमें चलिए बैठेगा हो गया
बैठेगा बैठे आदरणीय बैठे नेताजी आप बैठे शर्मा जी मैंने पहली व्यवस्था चूंकि पर्याप्त मात्रा में प्रश्न की गई है और उत्तर भी पर्याप्त मात्रा में दिया गया है अब मैं प्रीतम राम चांपा जिलों में सर्वाधिक है। 15 साल तक इनको नहीं याद आया। हजारों करोड़ रुपए का काम कर दिया है। मंत्री जी स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन इससे जब अपने को राज्य राज्य क्षति है और किसानों का अपमान है, अन्न का अपमान है और मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री जी आ गए, आप बातचीत करें और सदन में अपनी बात उठाने वाले हम जो मांग करते हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं चला है, आ जाएगा जांच में जो मामला है। राख हो गया, राख। माननीय अध्यक्ष महोदय, राख हो गया राख। पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ चुकी है, आप सबको कहा गया है और आप सबने पर्याप्त मात्रा में प्रश्न किए हैं और मैं मानता हूं कि मंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में आप सबको उत्तर सदन को दे चुके हैं। प्रीतम राम जी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लोक निर्माण विभाग से प्रश्न किया था कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के सड़क मरम्मत, नवनिर्माण एवं रख रखाव हेतु क्या प्रावधान किया गया था। इसका विस्तृत जवाब मिला है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री जी हमारे सरगुजा प्रवास में भी आए, मेरे गांव में भी आए और एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरा क्षेत्र के सड़कों का पैच रिपेयर का कार्य अच्छे से हो गए। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छा जल्दी से काम हो गया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का बात रखना चाहता हूं कि रघुनाथपुर, लुंड्रा, धौरपुर, बरियों मार्ग अत्यंत जर्जर स्थिति में है और ये मार्ग 2 NH को जोड़ता है और इसमें भारी भरकम वाहनों का परिवहन होता है, जिससे पैच रिपेयरिंग से सड़कों का रख रखाव या उसमें जो गुणवत्ता ठीक से नहीं रह पाता है। मैं इस संबंध में बजट में प्रस्ताव भी भेजा हूं कि इसे जो है पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करें। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सड़क बजट में इसका प्रावधान करने का करें। माननीय डॉक्टर प्रीतम राम जी ने जो प्रश्न किया है जिस सड़क के बारे में, पहले तो उसका जो रिपेयरिंग कार्य है वो सब करा लिया गया था। नए सिरे से रघुनाथपुर, लुंड्रा, धौरपुर मार्ग को ADB योजना में शामिल कर लिए हैं, तो वो थोड़ा समय लगेगा लेकिन बढ़िया बनेगा क्योंकि ADB में थोड़ा सा समय लगता है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, 8 सड़कों की वार्षिक मरम्मत कार्य प्रगति पर है, ऐसा जवाब आया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण हो और साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में अंबिकापुर रायगढ़ NH 43 का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, उसमें तत्काल तेजी से काम हो और मुख्यमंत्री गौरव पथ कब प्रारंभ होगा
कृपया इसको भी बता दें। सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री गौरव, लेकिन बाकी जो आपने कहा है उसको अभी मीटिंग लिए हैं एनएच की हम लोग, और जो जो कमी होगी उसको बहुत तेज गति से करके जल्दी समय सीमा में करा लेंगे। धन्यवाद। कुलदीप जुनेजा जी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री से मेरा सवाल है कि भिलई राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहाँ पर बहुत समय से काम चल रहा है, जिसके कारण रोज का वहाँ ट्रैफिक 4 घंटा 5 घंटा ट्रैफिक जाम रहता है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विभाग की कोई समीक्षा की है, अधिकारियों के साथ कोई बैठक की है कि काम कब तक शुरू हो जाएगा, जितनी जल्दी काम कब तक शुरू हो जाएगा, इस मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ। सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कुलदीप जुनेजा जी ने जो प्रश्न किया है विस्तृत जानकारी मैंने दी है कि 4 जगह जो फ्लाईओवर बन रहा है, बीच में कोरोना काल में मजदूर और ठेकेदार वो काम नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ, पर चारों स्थानों में बहुत तेज गति से काम चालू कर दिया गया है। थोड़ी परेशानी होती है काम चलने में, लेकिन समाप्त। खबर अब कोनो भी मुद्दा ऊपर दे सकत हो अपन राय।